मतलब 89% लोग जो ऑलरेडी लॉस में हैं उन लोगों को भी ये टैक्स देना पड़ेगा। यहीं से 50,000 ही हमें फ़ायदा हुआ है, 1 लाख नहीं हुआ है। और यहीं से ब्लैक मनी की शुरुआत होती है। 95% जो मोबाइल फ़ोन्स हैं आज के टाइम पे इंडिया के अंदर ही बनते हैं। गवर्नमेंट को 3 गुना ज़्यादा खर्चा करना पड़ा, 1.5 लाख करोड़ रुपए। अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में है या फिर इनकम टैक्स भी भरता है तो आप एलिजिबल नहीं। क्योंकि बातों में कितनी सच्चाई है ये जानना जरूरी है। दोस्तों, महंगाई का नाम बदलकर पुष्पा नहीं रख देना चाहिए। ना तो ये झुकने का नाम ले रही है और ना ही रुकने का। और ऐसे में निर्मला ताई लेके आ गई यूनियन बजट। आप लोगों ने अब तक न्यूज़ चैनल्स पे देख ही लिया होगा, कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेजेस आ गए होंगे, है ना। लेकिन प्रॉब्लम की बात पता क्या है, जब ये बजट इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब आप सोचोगे कि यार उस टाइम तो हमने कुछ और पढ़ा था, उस टाइम तो अनाउंसमेंट्स हुई थी बड़ी डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट और पता नहीं क्या क्या, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। टेंशन की कोई बात नहीं है, इस वीडियो में हम वही डिटेल्स में बात करेंगे और आपके आँख और कान दोनों खोल दूंगा। मैं सिर्फ उन मुद्दों पे बात करूंगा जो आपकी और मेरी लाइफ को, एक आम आदमी की लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। जो ये बहुत सारी बातें हुई हैं बजट में, ये फिस्कल डेफिसिट, इनोवेशन, R&D, एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हवाई बातें नहीं करेंगे। जो आपकी और मेरी लाइफ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं नौकरी वाले लोगों की सबसे दुखती रग से, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जैसा कि आप जानते हैं 2 तरह के टैक्स रिजीम होते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो भैया ओल्ड वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उनकी अभी भी वही 5%, 20% और 30% वाली टैक्स स्लैब्स है। जो लोग न्यू टैक्स रिजीम यूज़ करते थे उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी आई कि उनकी जो स्लैब्स है ना, उनको 1-1 लाख बढ़ा दिया। मतलब जो 3 से 6 लाख वाली स्लैब थी उसको बढ़ा के 3 से 7 लाख वाली स्लैब कर दिया। और ऐसे ही 1-1 लाख आगे, 7 से 10, 10 से 12 और फिर 12 से 15 में 20% और 15 लाख से ऊपर 30%, वो तो सेम ही है। लेकिन इसमें मुद्दे की बात तो ये है कि इंडिया में सिर्फ 20% लोग ही हैं जो न्यू टैक्स रिजीम यूज़ करते हैं। 80% लोग ओल्ड टैक्स रिजीम यूज़ करते हैं, जिनको कोई स्लैब में फ़र्क नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, एक वो ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है कि 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया बस। तो क्या ऐसा कहेंगे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, ये जो न्यू टैक्स रेजिम वाले लोग थे इनको तो फ़ायदा हुआ है, चाहे 20% ही क्यों ना हो। ये वो लोग हैं जो अपनी टेक होम सैलरी जो है वो ज़्यादा चाहते हैं, या फिर जिनको टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना, या फिर जिनको लगता है कि सरकार बहुत बढ़िया, भैया टैक्स दो बढ़िया से इनको, है ना। तो इन लोगों को तो फ़ायदा हुआ है। अब कितना फ़ायदा हुआ है ये ज़रा देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई एम्प्लॉई है जिसकी एनुअल सैलरी 12 लाख रुपीज़ है। तो पिछले साल तक जब वो न्यू टैक्स रेजिम की स्लैब्स के हिसाब से टैक्स भर रहा था तो उसको 82,500 रुपीज़ टैक्स देना पड़ता था। अब ये जो नई स्लैब्स आ गई हैं इसके हिसाब से उसको देना पड़ेगा 68,750 रुपीज़। तो यहाँ तो फ़ायदा हो गया, है ना। ये फ़ायदा हुआ लगभग 13,750 रुपीज़। और ओल्ड टैक्स वालों को कोई फ़ायदा नहीं है, बस वही स्टैंडर्ड डिडक्शन का थोड़ा सा। मतलब 30% बहुत ज़्यादा टैक्स होता है यार। और उसमें भी दुख की बात पता क्या है, पहले आपको आपका एम्प्लॉयर 30% टैक्स काट के ही सैलरी दे रहा है। उसके बाद आपके पास जो सैलरी आ रही है आप उसमें से कुछ सेविंग्स करने के लिए बैंक में जमा कराते हो, एक FD कराते हो। फिर उस FD में जो आपको बेनिफिट मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उस पर आप सरकार को फ्री टैक्स देते हो। अब जो पैसे आपने FD से प्रॉफिट कमाया वो लेके आप मार्केट में गए और आपने उससे कुछ सामान खरीदा, तो वो सामान खरीदने के लिए फिर आप सरकार को GST देते हो। तो मतलब ये भगवान क्या जुल्म। तो ओल्ड टैक्स रिजीम यूज़ करने वाले लोगों के लिए तो मेरा यही सजेशन है कि जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करके आप अपना टैक्स बचाइए बस। वैसे एक चैनल है लेबर लॉ एडवाइज़र्स, उस पर भाई ने बहुत अच्छी डिटेल में एक वीडियो डाली हुई है, आप वो वीडियो देखिए, आपको उसमें बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे कैसे आप अपना जो है टैक्स बचा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ा के बारे में, यानी कि दूसरी तरह का टैक्स जिसमें सरकार ने बदलाव किया है। इसे कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ आसान भाषा में कि मान लीजिए आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी एसेट खरीदते हैं, स्टॉक्स, शेयर्स, कुछ भी, तो आपने सपोज़ 1 लाख रुपए के वो खरीदे और कुछ साल बाद आपने वो 2 लाख रुपए के बेच दिए। तो ये जो आपको 1 लाख का बेनिफिट हुआ है, ये जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, इस पर सरकार टैक्स लगाती है। और इसी टैक्स से बचने के लिए लोग अपनी कमाई छुपाते हैं। मतलब ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको 1 लाख का फ़ायदा हुआ, तो इसमें लोग ज़्यादातर क्या करेंगे कि मान लो 50,000 रुपये डायरेक्ट अकाउंट में ले लेंगे और बाकी 50,000 कैश ले लेंगे।
तो सरकार को दिखाने के लिए कि 50,000 ही हमें फ़ायदा हुआ है, 1 लाख नहीं हुआ है, और यहीं से ब्लैक मनी की शुरुआत होती है। तो ये जो कैपिटल गेंस टैक्स होता है ये दो तरह से लगाया जाता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल या 1 साल से कम के अंदर आपको जो फ़ायदा हुआ है, मतलब आपने शेयर्स खरीदे और 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में बेच दिए, आपको प्रॉफिट हो गया। तो इस पे सरकार जो है 15% पहले टैक्स लेती थी, उसको बढ़ा कर दिया 20%। और लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज़्यादा, आपने आज शेयर खरीदे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद बेचे, उस पे सरकार जो है पहले 10% टैक्स लेती थी, उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया। तो मतलब सरकार को लग रहा है कि ये लोग तो शेयर मार्केट में बहुत पैसा छाप रहे हैं, इन पे ज़रा टैक्स बढ़ाया जाए। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक सेबी की अभी रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से 70% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पिछले साल लॉस में थे। तो पता नहीं, पर क्या करें यार, अब एफडी से तो बेटर रिटर्न्स आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में ही मिलते हैं, 12 से 15% रिटर्न मिल जाते हैं, तो वो बेटर ऑप्शन तो है ही। और शेयर मार्केट में जिन लोगों को साल में 1 लाख तक का ही प्रॉफिट होता है, उन लोगों को तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं देना, वो लोग तो एग्जम्प्टेड है। उसको भी सरकार ने बढ़ा के 1 लाख से 1,25,000 कर दिया है। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी टैक्स बढ़ गया है। सरकार जो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स लेती है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। फ्यूचर्स के केस में 0.0625% होता था, उसको बढ़ा के 0.2% कर दिया। ऑप्शंस के केस में 0.0125% होता था, उसे बढ़ा के 0.1% कर दिया। अब देखने में तो ये बहुत ही छोटी सी परसेंटेजेस लग रही हैं, बहुत ही कम लग रहा है, जैसे कुछ बड़ा ही क्या बड़ा है, लेकिन आप इसको अगर बड़े लेवल पे देखें तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ज़ीरोधा जैसे एक ब्रोकर है, उसने लास्ट ईयर लगभग 1500 करोड़ रुपए का STT जो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया था। अगर हम मान के चलें कि उतने ही लोग ज़ीरोधा को ब्रोकर यूज़ करके उतने ही अमाउंट इस साल लगाएंगे, तो ये जो टैक्स है ये 1500 करोड़ से बढ़ के 2500 करोड़ हो जाएगा। तो ये 1000 करोड़ का जो फ़र्क है ना, ये आएगा। अब ये 1000 करोड़ कहाँ से आएगा? जो आप F&O ट्रेडर से आपकी जेब से ही जाएगा। तो ये तो निर्मला ताई बढ़िया पैसा खींचेगी यहाँ पे। लेकिन इसमें मज़े की बात पता क्या है? सेबी की एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 11% लोग ही प्रॉफिट में है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो मतलब 89% लोग जो ऑलरेडी लॉस में है, उन लोगों को भी ये टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्स आपको ट्रांजैक्शन पे देना पड़ता है। आपने फ्यूचर्स खरीदे, बेचे, ऑप्शन खरीदा, बेचा, जो भी टोटल अमाउंट थी उस पर आपको ये टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। तो भाई मेरा तो यही सजेशन है, जो भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ी अमाउंट से करो, पहले अपना एक्सपीरियंस बनाओ उसमें। जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, आप लगे कि छोटी अमाउंट में भी आप अच्छा प्रॉफिट बनाने लग गए हो, तब धीरे धीरे आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। अब इतनी जगह सरकार ने टैक्स बढ़ाया है तो एक जगह घटाया भी है, और वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो 20% था, उसको घटा के सरकार ने 12.5% कर दिया। लेकिन साथ के साथ एक बदलाव और हो गया, सरकार ने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया। अब मेरे जो दोस्त इंडेक्सेशन बेनिफिट के बारे में नहीं जानते, उनको मैं समझा देता हूँ इजीली कि इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है। तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई 20 लाख रुपए का अपार्टमेंट खरीदा आज, और फिर 10 साल बाद आपने उसे 50 लाख रुपए में बेच दिया। तो इसमें आपको कितना बेनिफिट हुआ? 30 लाख रुपए। तो सरकार आपसे जो है ये कैपिटल गेन्स टैक्स इस 30 लाख पे नहीं लेती थी, सरकार आपको पहले इसमें एक इंडेक्सेशन बेनिफिट देती थी। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो 20 लाख रुपए जो आपने उस टाइम पे लगाए थे, उसकी इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर उसको एडजस्ट करें तो आज के टाइम पे क्या वैल्यू है, तो वो निकल के आती है लगभग 31 लाख रुपए। तो ये जो इंडेक्स्ड वैल्यू निकल के आई 31 लाख रुपए, इसको 50 लाख में से माइनस करके जो अमाउंट आएगी उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था। तो सरकार ने ये इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिए। तो मतलब ये एग्जाम्पल में जो 30 लाख रुपए का आपको बेनिफिट हुआ, इस पे निर्मला ताई अब बोल रही हैं कि भैया सीधे सीधे 12.5% टैक्स काटो और जमा करो सरकार को। तो अब इस पे लोग बहुत हल्ला मचा रहे हैं कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, इतना नुकसान हो गया है, इससे तो बहुत गलत। पर वाकई में हुआ कितना है ज़रा देखें। तो अगर ये सेम एग्जाम्पल लेके चले, अगर इस पे हम इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके चले तो आपको टैक्स देना पड़ता है 3,67,000 इंडेक्सेशन बेनिफिट को कंसीडर करके। और अगर हम डायरेक्ट 12.5% टैक्स दे दें तो वो होता है 3,75,000। तो देखा जाए तो यार इतना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। और ये जो लोग इतना हंगामा मचा रहे हैं कि भाई इंडेक्सेशन बेनिफिट हट गया, हमको तो बहुत नुकसान होगा, हमारी इतनी पुरानी प्रॉपर्टी थी,
तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा है ये 2001 के बाद खरीदी हुई प्रॉपर्टी पे ही हटा है। ये 2001 से पहले की अगर आपकी प्रॉपर्टी है उस पर अभी भी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा और साथ में 20% की जगह आपको 12.5% टैक्स ही देना है। ठीक है, तो 2001 के बाद अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो एनुअली 10% से बढ़ रही है, किसी ऐसी बहुत अच्छी जगह में है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एनुअली 10% से बढ़ रही है ना, तो उस केस में भी आपको ये नए टैक्स चेंज से आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही। तो यहाँ पे थोड़ा नुकसान तो हो रहा है, लेकिन ये 5-10% का जो फ़र्क आ रहा है ना, ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू है रियल एस्टेट की वैल्यू बने रहना। क्योंकि अगर वो गिर गई, उस पर अगर कुछ इम्पैक्ट आ गया तो बहुत नुकसान होगा। इतने लोगों ने लोन ले लेके सेविंग्स कर करके अपने घर खरीदे, अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, तो उनकी वैल्यू बनी रहनी चाहिए। टैक्स वैक्स तो मैनेज हो जाएगा अगर रियल एस्टेट की वैल्यू अच्छी बनी रही मार्केट में। तो बात तो सही है नहीं। अब बात करते हैं कुछ उन चीज़ों के बारे में जो सस्ती हो गई हैं या लोगों को ऐसा लग रहा है सस्ती हो गई है। उसमें सबसे पहली चीज़ है मोबाइल फ़ोन, जिसमें सरकार ने कस्टम ड्यूटी को 20% से घटा के 15% कर दिया। अब जो रील्स की शौकीन है जनता वो खुश हो रही है कि भाई मोबाइल फ़ोन सस्ते होने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 95% जो मोबाइल फ़ोन्स हैं आज के टाइम पे इंडिया के अंदर ही बनते हैं। सिर्फ कुछ आईफोन के प्रो मॉडल्स और गूगल पिक्सल जैसे फ़ोन जो है उनके पार्ट्स कम्प्लीटली बाहर से आते हैं, उन पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज़ बाकी मोबाइल फ़ोन्स के प्राइसेस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और सोना चांदी के केस में भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 15% से 6% कर दी। तो वहाँ पे जिन लोगों को ख़रीदना है सोना उनके लिए तो थोड़ा फ़ायदा हुआ है क्योंकि रेट गिर गए, लेकिन जो लोग पहले से लेके बैठे हुए थे उनको नुकसान लग रहा है कि यार सोने के रेट गिर गए। इट्स अ बिट सरप्राइजिंग कि इस बार बजट में किसानों के लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं हुई ज़्यादा। मतलब जो भी बातें हुई वो ज़्यादातर ये नेचुरल फार्मिंग, डिजिटल इंफ्रा, प्रोडक्टिविटी रिसर्च और ये सब की। जबकि सच ये है कि किसानों को आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो है फाइनेंशियल एड। उसकी कोई बात नहीं हुई, ना तो एमएसपी से रिलेटेड कोई बात हुई, एमएसपी को बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ना ही लोन्स को माफ़ करने को लेके कोई बात हुई, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, मतलब बहुत तरह की चीज़ें हैं जिनसे किसानों को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल सकता है। और तो और फर्टिलाइज़र्स के लिए जो फंड एलोकेट होते हैं उसमें कटौती कर दी। 1,88,000 करोड़ फंड्स एलोकेट हुए थे लास्ट ईयर और इस साल 1,64,000 करोड़ कर दिए। जबकि खर्चा जो हुआ था लास्ट ईयर, एक्चुअल खर्चा जो हुआ था वो 2,51,000 करोड़ हुआ था। तो आइडियली तो ये बढ़ना चाहिए था लेकिन घटा दिया। मैं खुद एक किसान फैमिली से आता हूँ तो मैं इस बात को समझता हूँ कि किसानों को कितनी ज़रूरत है गवर्नमेंट से सपोर्ट की। और ख़ासकर जैसे हालात हैं पंजाब हरियाणा जैसी जगहों में, तो गवर्नमेंट को तो कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने चाहिए ताकि किसानों को हेल्प कर पाए। अगर हम पिछले 10 साल का डेटा उठा के देखें तो 1 लाख से ज़्यादा किसान अब तक इन प्रॉब्लम्स के चलते सुसाइड कर चुके हैं और पिछले 4-5 साल में तो ये नंबर बढ़ ही रहा है। सरकार किसानों की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर नहीं पा रही, उनके फंड्स कट कर रही है। वहीं टोबैको इंडस्ट्री के जो गुटके पान मसाले हैं इनको धड़ल्ले से बिकने दे रही है मार्केट में। मतलब इस बार बजट में टोबैको को लेके कोई कंसर्न ही नहीं था, कोई मेंशन ही नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त भाई लोग सिगरेट पीते उनके लिए सिगरेट महंगी हो जानी चाहिए थी, पर सरकार को वहाँ से अपने रेवेन्यू के बारे में तो कुछ सोचना चाहिए। आपको लगता है कि गवर्नमेंट 28% जीएसटी लेती है टोबैको प्रोडक्ट से तो बहुत रेवेन्यू जनरेट होता होगा, इकॉनमी के लिए अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। आपको एक शॉकिंग डेटा बताता हूँ। 2021 में गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए फ्रॉम टैक्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, लेकिन वहीं टोबैको के अगेंस्ट एड्स चलाने पड़े, कैंपेन्स जो चलाने पड़े, टीबी, कैंसर, इन सब की दवाइयाँ, इन सब के इलाज में गवर्नमेंट को 3 गुना ज़्यादा खर्चा करना पड़ा, 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये किस तरह का रेवेन्यू मॉडल है, क्या कर रहे हैं? मतलब सोचिए आप। एक टॉपिक है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है इस बार बजट में, वो है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट तो एजेंडा चल ही रहा था काफ़ी टाइम से, इलेक्शन के टाइम पे भी इसकी बहुत चर्चा हो रही थी। तो गवर्नमेंट क्या क्या लेके आई है इसमें? 1 करोड़ इंटर्नशिप्स देगी, पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगी,
कुछ 2 लाख करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट पे खर्च करेगी। स्टूडेंट्स के जो लोन है उसमें कुछ 3% गवर्नमेंट देगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं, पर क्या ये सफिशेंट है? क्या इन सब से हम जो हमारी मेन प्रॉब्लम है कंट्री की, अनएम्प्लॉयमेंट, उसको सॉल्व कर पाएंगे? चलो समझते हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं, स्कूल से। इंडिया में 1.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल 12th क्लास का एग्ज़ाम देते हैं और फिर वो कॉलेजेस में जाते हैं एजुकेशन के लिए, स्किल्स के लिए। अब इंडिया में अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो सिर्फ 1.5 लाख सीट्स है, और इंजीनियरिंग की बात करूं तो सिर्फ 12 लाख। 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, इंजीनियरिंग 12 लाख, मेडिकल 1.5 लाख। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको इंजीनियर और डॉक्टर ही बनना है, लेकिन एक रेशियो तो होनी चाहिए ना, एक सब्सटेंशियल डिफरेंस तो होना चाहिए ना कि कितनी सीट्स हैं और जितने स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उस हिसाब से। और अगर मैं इन्हीं की भी बात करूँ, अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी बात करूँ, तो इसमें भी मेडिकल की जो 1.5 लाख सीट्स हैं उसमें से आधी गवर्नमेंट की, आधी प्राइवेट कॉलेजेस की होती है। और उनकी फ़ीस तो मतलब आप भूल ही जाओ, बहुत महंगी होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग की भी अब तो फीस बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन वहीं मैं आपको एक शॉकिंग डेटा बताता हूँ, 12 लाख जो ये इंजीनियरिंग की सीट्स है ना, इसमें आधी से ज़्यादा खाली रहती हैं। स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड ही नहीं है इंजीनियरिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो ज़रूरत है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने की। कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाई जाएं विद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ पे मतलब लोग या तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उसको क्रैक नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट जब इन चीज़ों पे ध्यान देगी तो चाहे आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, कोई भी आप एजुकेशन लोगे, कोई भी आप स्किल करोगे तो आप एम्प्लॉयबल बनोगे। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, पहले उसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि लोग एम्प्लॉयबल हो पा रहे हैं कि नहीं, जो ये एजुकेशन मिल रही है उससे। तो ये तो हो गई एजुकेशन की बात। अब चलते हैं जॉब्स पर। तो इंडिया में टोटल 1,40,00,000 जॉब्स हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की मिला के। इसमें से 40 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, और इस 40 लाख में से 9.5 लाख जॉब्स वेकेंट पड़ी हैं। मोदी जी, पहले ये 9.5 लाख जो वेकेंट पड़ी हैं जॉब्स, ये तो भरवा दो, कुछ तो एम्प्लॉयमेंट यहीं से मिल जाएगी। और प्राइवेट कंपनीज़ के केस में भी हालात ख़राब हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से तो जो टेक जायंट कंपनीज़ हैं, इनकी रिक्वायरमेंट 2022 से लेकर 2024 तक 90% कम हो गई है। ठीक है, हमें 1 करोड़ जॉब ओपनिंग्स चाहिए हर साल, तभी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकती है, देश की इकोनॉमी सस्टेन कर सकती है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? 1 करोड़ जॉब ओपनिंग्स हर साल, और लेके क्या है? 1 करोड़ इंटर्नशिप्स 5 साल के लिए। और एक चीज़ और बता दूँ आपको इन इंटर्नशिप्स के बारे में, ये इंटर्नशिप्स हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में है या फिर इनकम टैक्स भी भरता है, तो आप एलिजिबल नहीं है इस इंटर्नशिप्स के लिए। ये इंटर्नशिप बहुत ही फाइनेंशियली डिप्राइव कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए है, लेकिन ज़रूरत तो हर कैटेगरी में है। और ये ज़रूरत कितनी बड़ी है, इसका आइडिया मैं आपको एक एग्जांपल के साथ देता हूँ। हाल ही में यूपी में पुलिस कांस्टेबल की पोजीशन के लिए 60,000 वैकेंसीज निकली थी, जिसके लिए 48 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। मतलब आप सिलेक्शन रेशियो अगर देखें तो 1.25%। और यही हाल होता है जब आर्मी की कोई भर्ती होती है, तो उसमें भी अगर 1000 लोग अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 30-40 को ही बेसिक सोल्जर की नौकरी मिलती है। तो ये हाल है। तो ऐसे में ये हल्की फुल्की ये जो स्कीम्स, पॉलिसीज निकाल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो सॉल्यूशन भी बड़ा ही चाहिए। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप सरकार की इन स्कीम्स के भरोसे मत बैठिए। उनके हिसाब से तो पकोड़े बेचना भी एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट है। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जम के मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए, अच्छी स्किल एक्वायर कीजिए। और अगर आपका इस तरफ मन नहीं है तो आप आर्ट्स, सोशल मीडिया, और आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स और हर तरह के प्लेटफॉर्म्स पे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आपको बस एक अच्छे डायरेक्शन की ज़रूरत है और मेहनत की। और अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हो और अनएम्प्लॉयड बैठे हो तो निराश मत होना भाई। आप अपने लेवल पे अपनी स्किल डेवलपमेंट की तैयारी करो। ऑफलाइन, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, चाहे एआई रिलेटेड, चाहे आर्ट्स रिलेटेड, जो भी आप कर सकते हो, अपना स्किल इम्प्रूव करो। स्किल होगा
तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। इंटर्नशिप्स भी आप कर सकते हो, प्राइवेट कंपनीज़ में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप्स के लिए। अनपेड इंटर्नशिप्स कर लो यार, उससे कुछ ना कुछ आपको लर्निंग और स्किल तो मिलेगी ही मिलेगी, और फिर बाद में कहीं ना कहीं जॉब मिलने के भी चांसेस हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज या पॉजिटिव ज्ञान तो आपको मिला ही होगा। अगर आप इस तरह के इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग वीडियोस देखना जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जारी रहेंगे तो भारी रहेंगे।